मैं एग्जाम सबका देता था क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न है। जो सीजीएल में आता है, वो सीएचएसएल में आता है, वो एमटीएस में आता है, कट ऑफ हाई जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना सीटें खाली जा रही है, कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेके जा रहा है। तो फिर मैं वो इंसान क्यों नहीं हो सकता? मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है। जब कभी घर पे बात होती थी ना, तो मम्मी पापा को देखता था ना, मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि वो सफर कर रहे हैं और मैं उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी जर्नी में बहुत अकेला था, ना मेरे पास फैमिली सपोर्ट थी, एक तो वो गरीब, ऊपर से है कि आसपास के ताने, कोई भी पूछ रहा है और उमेश बाबू आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे उसको तो देखे तो नाच नौटंकी कर रहा है। कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओ जी। क्या आता है इसमें, है ना, इंग्लिश आती है, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा? मैथ वीक है तो सीजीएल में कभी भी आप 42 या 4600 पे नहीं जा सकते, क्योंकि मैथ एक बहुत स्कोरिंग फैक्टर। हंसते थे, कहते थे किसकी तैयारी करनी, तो यूपीएससी। तो हंसते थे, तो समझ में नहीं आता था कि वो हंस क्यों रहे हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सहारा होता है, गवर्नमेंट जॉब। मेहनत और जुनून से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो। हर साल करोड़ों बच्चे यूपीएससी एग्जाम देने का सपना देखते हैं और लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते भी हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र 1000 लोगों का होता है। अगर आपका भी 2025 और 26 में यूपीएससी एग्जाम देने का सपना है, आईएएस आईपीएस बनने का सपना है, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। अगर अभी से आप तैयारी शुरू करोगे तो आपका जब अगला अटेम्प्ट होगा तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, 14 से 15 महीने, जिसमें आपके अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है आरंभ बैच, जिसकी कीमत मात्र 24,999 है। और इसमें एजुकेटर्स आप सुनोगे तो आप खुश हो जाओगे। मुनाल पटेल सर आपको पढ़ाएंगे, सुदर्शन गुर्जर सर आपको पढ़ाएंगे, मधुकर कोटावे सर और आपके सरमद महराज सर भी आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। इस कोर्स की प्राइस अमूमन 50,000 रुपए रहती है, आपको अभी आधी प्राइस पर मिल रहा है। मार्केट में 7,000 8,000 के कोर्सेज भी हैं, लेकिन आपको इस यूपीएससी की तैयारी में राइट मेंटर और राइट एजुकेटर की जरूरत होती है। अगर उन कोर्सेज को आप परचेज करते हो 7-8 हजार का, तो उसमें आपका अटेम्प्ट भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो राइट डिसीजन लीजिए और अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, मुरनाल पटेल सर, सरमत महराज सर, मधुकर कोटवे सर, सुदर्शन गुर्जर सर। इन सभी एजुकेटर्स के नाम इस बार जो रिजल्ट आया था, उन सभी टॉपर्स के मुंह तो आपने सुना ही होगा। तो अनअकैडमी पर जाएं, अपना सब्सक्रिप्शन प्लान अभी परचेज करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अपनी यूपीएससी की तैयारी को शानदार और जानदार बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर स्टेनो के बारे में बताओ। आज तक इस चैनल पर हमने स्टेनो की बात नहीं करी है, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार, जो कि एसएससी के जो स्टेनो का एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 19 आई थी इनकी। कैसे तैयारी करनी है, इनने कैसे तैयारी करी, इतनी शानदार रैंक कैसे लेके आए, स्टेनो कैसे सीखना है, और इनकी जर्नी बहुत शानदार है। एक सरकारी नौकरी लेने के लिए एक एस्पिरेंट्स कितनी जद्दोजहद करता है, कितनी मेहनत करता है। एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद, बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां से निकले, और ये थिएटर आर्टिस्ट भी है, एक्टर बनने का भी इनका सपना है, मुंबई जाने का भी इनका सपना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे सरकारी नौकरी करते हुए अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारी कुल मिला के इसमें बातें होंगी जिनसे आपको बहुत हेल्प होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। और आपके कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जो आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहां हम आपकी क्वेरीज देख लेंगे और उनका आंसर कर देंगे। तो अश्विनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। नमस्ते सर। नमस्कार। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मेरा एसएससी स्टेनो 2023 में ऑल इंडिया रैंक 19 है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला है। ओके, एमईए में आ चुके हैं, अभी यहाँ पर दिल्ली में ही आप रहेंगे। तो अगर जैसे आपकी बैकग्राउंड की बात करें और शुरुआती जर्नी की बात करें, तो शुरू से थोड़ा बताओ अपने बारे में। कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ रहे, स्कूलिंग कैसे हुई सब? सर मैं बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी पढ़ाई वहीं गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और मेरे पापा हैं वो किसान है, किसान भी नहीं है, हमारे पास जमीन वमीन नहीं है, मतलब कि कुछ दादाजी की सेविंग थी, तो उससे ही हम लोग का वो जो घर गृहस्थी चल रही थी, तो थोड़ा मतलब ट्यूशन वगैरह भी अफोर्ड कर पाना उस समय मुश्किल था। मैं जब 10th में था, मुझे अभी भी याद है कि मैथ क्लास करता था तो मैं खुद से ट्यूशन पढ़ाकर और मैथ क्लास करता था, और आर्ट्स की क्लास लेनी थी, वो बस 100 रुपये फी थी, बट वो नहीं कर पाया था। तो मतलब यही था। और वहां से फिर एसएससी की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आईआईटी मेडिकल ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सहारा होता है, गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कि मेहनत और जुनून से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और वो जो एक होता है ना कि गरीबी रेखा, उसको तोड़कर और उससे निकलने का काम अपनी मेहनत से हम उससे कर सकते हैं। ओके, घर पे और कौन कौन है, क्या करते हैं सब, बहन भाई? मेरे 2 भाई 2 बहन है, तो दोनों बहन की शादी हो गई है
और हाउस वाइफ है, और भैया सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं। ओके, आप सबसे बड़े हो? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो जी। ओके, कैसे हुआ सफर चालू, कैसे निकले गांव से दिल्ली तक का सफर, कैसे तैयारी शुरू हुई? मैं गांव में था तो ये सब चीज़ों में गांव में नहीं था मेरे को इंटरेस्ट, और पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ज़्यादा वीक था ना स्ट्रांग था, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज हो सकता है, बट स्टार्टिंग से ना मेरे में एक चीज़ थी जो कि मतलब एक बहुत ज़्यादा ये था कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। अगर कोई बच्चा अगर रैंक 1 लाया है तो मुझे था कि उसे मुझे बीट करना है, तो अंदर ही अंदर मेरी एक जर्नी चल रही होती है। तो मेरा जो बचपन है वो बाकियों के बचपन की तरह इतनी हैपनिंग नहीं रही है। हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जिस समय बच्चे खेलते रहते थे, जैसे मेरे एज में ना कि 4, 5, 6 या 10 तक खेलते रहते, तो हम लोग को खेलने का टाइम नहीं मिलता था। उस समय अगर पापा को कुछ हेल्प करना है तो वो करते थे, या फिर पढ़ाई करते थे, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, बट तुम कुछ कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट वो कहते थे इंग्लिश पढ़ो, जीके पढ़ो, ये पढ़ो और इस चीज़ से निकालो, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो कहते हैं कि वो चल रहा था, बस लाइफ चल रही थी। और वहाँ पे गाँव में तो ये था कि एक बच्चे को मैं सुनता था कि उसका ग्रुप डी में नौकरी लग गया, उसका ये तो ग्रुप डी क्लर्क, तो ये यही तक था कि चपरासी, इन चीज़ों का एक थॉट था। जब मैं 12th में आया तो मुझे था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैं पटना गया, तो बहुत उसके लिए मैं 4 दिन घर पे खाना नहीं खाया, फिर मुझे पटना तैयारी करने के लिए जाना था, और पापा उस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं बहुत स्टबर्न रहा हूँ, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, जाना है तो जाना है। शायद मैं उतना सेंसिबल नहीं था कि मतलब अपने फादर की मजबूरी को समझ पाऊँ, मुझे था जाना है। तो मैं चला गया, पापा ने फिर भेज दिया, तो मैं वहाँ गया, तो फिर यूपीएससी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर इंक्वायरी किया, तो लोग हँसते थे, कहते थे किसकी तैयारी करनी है? तो यूपीएससी, तो वो हँसते थे, तो समझ में नहीं आता था कि वो हँस क्यों रहे हैं। तो 1-2 महीने में वो समझ में आने लगा, फिर लगा कि यूपीएससी बाद में करेंगे, पहले एसएससी की तैयारी करनी है। तो फिर एसएससी की तैयारी स्टार्ट किया, तो मैंने फिर क्लासेस वगैरह लिए ऑफलाइन, तो मुझे लगा कि मैथ थोड़ा सीजीएल वगैरह होता है, तो मैथ मेरे बस की चीज़ नहीं है। 12th पास करके मैं गया था, तो उस समय था कि 12th में एक फॉर्म आता था एसएससी का, सीएचएसएल और स्टेनो और एमटीएस, तो मेरे पास यही 3 ऑप्शन थे। तो उसमें सीजीएल के लिए लगा कि 3 साल है, तो उससे पहले मुझे जॉब लेनी है। फिर मतलब कि उस समय मैं फिर देखा कि सीएचएसएल है और स्टेनो है, तो स्टेनो मुझे थोड़ा-सा लगा कि 12th बेसिस पे अगर मुझे 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल सकती है, तो फिर मुझे वो मैथ वाला जो डर है ना, तो फिर आके छोड़ देते हैं, स्टेनो करते हैं। फिर साथ में मैं थिएटर भी करने लगा, तो उस कारण मैंने स्टडी को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली फॉलो ही नहीं किया। फिर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो फिर बस चलता गया। ओके, तो आप ये बताओ, जैसे आप शुरुआत में कह रहे हो कि पढ़ने में बहुत एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, तो आपने यूपीएससी का कैसे सोच लिया? यूपीएससी का तो एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत कंपटीशन भी। सर मतलब था ना कि बचपन में कहते हैं ना कि जोश बहुत सी, स्पिरिट बहुत हाई स्पिरिट थी और मतलब कि मतलब था सर कि कुछ करना है तो जैसे कि कुछ शोज वगैरह देखता था, इंटरव्यू देखता था, मतलब यूपीएससी की जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है, तो शायद कर सकता हूँ। फिर मतलब उस समय उतनी सेंसिबिलिटी थी नहीं, को बहुत डिफिकल्ट है और इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो बस उस समय सर मिसकंसेप्शन में जी रहा था। कौन सा पेपर, कौन सा एग्जाम आपका पहला निकला था? उसके बाद कौन सी जॉब करी, कहाँ एग्जाम और कौन से दिए? मैंने जो मेरी सीरियस प्रिपरेशन है, मैं 2020 मई में स्टार्ट किया था, क्योंकि एसएससी स्टेनो का मैंने पेपर अप्लाई किया था, तो उसका कोविड के कारण डिले हो गया था, और थिएटर वगैरह से भी मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मुझे अब फैमिली को सपोर्ट करना था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई थी। तो फिर मैंने एसएससी स्टेनो का 2019 का पेपर दिया, जो कि दिसंबर 2020 में हुआ। तो मेरा ये फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था और मेरे 138 मार्क्स आए थे और रिटर्न क्लियर हुआ। मुझे लगा कि शायद जॉब मिल गई है, मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद भी मेरिट बनेगा। मैंने ये स्किल टेस्ट दिया, वो भी क्वालिफाई हो गया, तो मुझे लगा कि एक जॉब मिल गई है, बट फिर बाद में पता चला कि मेरिट भी आएगी और मैं मेरिट आउट हो गया था। फिर मैंने थोड़ा अभी बैकग्राउंड बताओ एग्जाम का, इसमें क्या क्या आता है और ये स्टेनो मतलब कैसे सीखी आपने, ये पता था पहले आपको कि नहीं? हाँ, इसमें 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है एंड 50 मार्क्स का जीएस और 50 का रीजनिंग, और स्टेनो का होता है तो उसमें 2 होता है, स्टेनो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। जो ग्रेड डी होता है वो 2400 ग्रेड पे होता है और उसमें 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होती है और 50 मिनट्स उसको टाइप करने के लिए मिलता है। और ग्रेड सी में 4600 एंड 4200 दोनों की जॉब होती है, उसमें 100 वर्ड पर मिनट्स होता है और उसमें 40 मिनट्स में उसको टाइप करना होता है। तो मुझे बेसिक का कुछ कुछ पता था
और मैंने कहीं प्रॉपर क्लास वगैरह तो बेसिक के लिए नहीं लिया, यूट्यूब वगैरह मैंने खुद से ही ना किताबों से देख देख कर ही पढ़ कर के ये थियरी है ऐसे करके ही मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा। और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब वन वे चलता हूँ, मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं फिर करता हूँ। तो मैं वो बुक से ही समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, कोविड में सब बंद हो रखा था क्लासेस वगैरह। तो मुझे लगा जितना मैं ट्रैवल करके जाऊंगा कहीं पे, उससे ज्यादा मैं खुद से ही पढ़ कर सीख लूंगा। तो फिर मैंने बेसिक तो खुद से ही कर लिया था। फिर जब स्पीड पे आया तो फिर मेरे एक लिखो स्टेनो एकेडमी है, तो उस टीचर से मैंने क्लास लिया था, राकेश सर से। तो फिर स्पीड बिल्डिंग वहीं से मैंने किया था। क्योंकि स्टेनो को सोच के, स्टेनो का काफी सोचते हैं एग्जाम देना, बट इसमें वो स्टेनो जो आती है लैंग्वेज, वो सोच के बच्चे काफी रह जाते हैं कि ये तो और टफ है। तो उसके लिए क्या मतलब कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सर टफ तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम पे है कि उस चीज को कैसे लेते हैं। बचपन में हमें क ख ग घ नहीं आता है, जब डंडा बनाना सीखते हैं फिर ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं ना, तो हम फिर पहले लगता है कलम कुछ अलग सी दुनिया की कुछ अजीब सी चीज है जो कि हम नहीं पढ़ सकते। जब हमें क भी पढ़ना आता है, ल भी आता है और म भी आता है, तो हम कलम पढ़ लेते हैं। तो अगर किसी चीज को आप स्टार्ट करते हो ना, तो और अपने आप को छोड़ते हो उस लर्निंग प्रोसेस में, तो खुद ब खुद आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो खुद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को छोड़ना और एक ट्रस्ट करना कि मैं ये कर सकता हूँ। आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और गवर्नमेंट जॉब में जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर हम कंपटीशन से डरेंगे तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अब इसके थोड़ा सिलेबस के बारे में बताओ, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना आगे? सर रिटेन का ये है कि रिटेन का जो एसएससी का सबका सेम है, जैसे जिस तरीके से एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, स्टेनो का भी सेम है। मैथ नहीं आता, मैथ की जगह इंग्लिश 100 मार्क्स का है, तो जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है और अगर मैथ थोड़ा वीक है तो वो इस चीज को कर सकते हैं कि अगर मैथ वीक है तो अगर आप स्टेनो पे फोकस कर दो, मैथ वीक है तो सीजीएल में कभी भी आप 42 या 4600 पे नहीं जा सकते, क्योंकि मैथ एक बहुत स्कोरिंग फैक्टर है। तो वहां पे अगर मेरा वीक है तो मैं स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को तो कुछ मे बी 24 या 28 पे ही अटक जाऊंगा। तो बट स्टेनो में है कि अगर आप स्टेनो करते हो सीरियसली तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा बाहर से, क्योंकि कोडिंग पूरा जो होता है एक कोडिंग प्रोसेस है। बट अगर आप सीखते हो ना, जैसे कि मैंने बोला कि एबीसी हमें नहीं आता, बट जब एबीसी हम सीख जाते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने लगते हैं, फिर हम सेंटेंसेस पढ़ने लगते हैं। तो स्टेनो भी वही है, जब स्टेनो के बेसिक जैसे कि उसमें होता है बेसिक, उसकी भी एक बेसिक है, तो वो सीख जाते हो ना, तो फिर सब कुछ पढ़ने लगते हो, वर्ड्स पढ़ने लगते हो, सेंटेंसेस पढ़ने लगते हो, तो वहां से इजी होता है। रिटर्न में सेम है, जैसे सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, तो सेम आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न में करने की जरूरत ही नहीं है, सब सेम है। ओके, और इसमें सैलरी वगैरह कैसे होते हैं? सेम ही सर, 2400 ग्रेड पे में जो एसएससी की सबकी है तो इसकी भी उतनी है, और 42 में जितनी एसएससी की है उतनी इसकी है, 46 में सेम है, सब इक्विवेलेंट है। काम कैसे क्या रहता है ऑफिस में, कैसे क्या करना पड़ता सर स्टेनो का जो काम है वो डायरेक्ट ऑफिसर से अटैच किया जाता है, तो ऑफिसर के अंडर में ही आप होते हैं, उनकी पर्सनल केबिन होती है या पर्सनल स्पेस होता है। तो आप कोई भी कहीं पे हम लोग जाते हैं तो डायरेक्ट ऑफिसर से नहीं मिल सकते, या उनकी डेट लेनी है या उनसे बात करें तो हम उनके पीए को कॉल करते हैं, कि पीए को सब कुछ पता होता है कि सर फ्री है, सर की मीटिंग कब है, सर कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस डेट को यहाँ है। तो वो सारा जो डेटा होता है वो पीए के पास ही होता है। तो वही काम है कि ऑफिसर की सारी चीजों को देखना, वो कब मीटिंग में जा रहे हैं, कब उनको कहाँ है, तो वही। ओके, आपकी जर्नी जैसे शुरुआत में आपने बताया काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से भी देखते हैं हमारा चैनल, है ना, उनकी भी वही कंडीशन है कि यार मतलब घर से निकल नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, हालत में वो चीजें खराब हैं। कैसे उनको थोड़ा बताओ, कैसे मोटिवेट हो कि यार निकलना तो पड़ेगा एक न दिन बाहर अगर कुछ करना है। जैसे आप निकले, तो वो जो निकले थे शुरुआत में, उसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे आपने पहले बताया था ऑफ कैमरा कि आपने घर पे बताया नहीं था, आप थिएटर आर्टिस्ट मतलब थिएटर करने लेके आ गए थे, उनको बोल रहे थे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ, वो सब कैसे हुआ, कैसे मैनेज करा था? सर और सबसे पहले ना मेरे को जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एक्टर बनना था। तो मुझे इन चीजों का पता नहीं था कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, तो थिएटर से ना मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक 10th 12th ग्रेजुएशन तो हम लोग बस सिलेबस पढ़ते रहते हैं, प्रेमचंद ने क्या लिखा है, या बस लिटरेचर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है हर इंसान को लिटरेचर पढ़ना चाहिए, वो आपको ना एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करती है। तो मैं लिटरेचर पढ़ता था, तो मैं पटना में भी थिएटर कर रहा था, दिल्ली भी मैं थिएटर के लिए ही आया था। घर पे बोला मैं कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, घर पे बता नहीं सकता था कि थिएटर के लिए जा रहा हूँ, बट अगर बताता तो जाने नहीं देते। और मेरी जर्नी अलग चल रही थी, मेरी स्ट्रगल अलग थी, मेरे पेरेंट्स की स्ट्रगल अलग थी। एक तो वो गरीब, ऊपर से है कि आसपास के ताने, कोई भी पूछ रहा है और उमेश बाबू आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे उसको तो देखे तो नाच नौटंकी कर रहा था, तो देखिए उसको ये काम कीजिए, बिजनेस करवा दीजिए, 2-4 गाय रखवा दीजिए, दूध बेचेगा, कम से वो समझ नहीं रहा है, बिगड़ गया है,
आपने काफी ज्यादा छूट दे दिया है। पर मेरे पापा एक चीज कहते थे ना, कि कुछ अच्छा करेगा, मुझे इतना पता है कि कुछ करेगा लाइफ में, अगर नहीं भी करेगा तो उसकी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं दिल्ली में भी आकर थिएटर कर रहा था, थोड़ा बहुत एग्जाम दे देता था घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ। बट होता है कि अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो कोई भी एग्जाम निकल पाना तो बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ ऐसा था कि मैं अपनी जर्नी में बहुत अकेला था, ना मेरे पास फैमिली सपोर्ट थी, क्योंकि मेरे फैमिली में भी जो कुछ मेंबर्स थे तो वो लोग बहुत रूठे थे कि ये अलग लाइन में चला जा रहा है। तो उनको लगता था कि मैं टोटली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही थे कि घर की ऐसी सिचुएशन है, ये कुछ अलग दुनिया में जा रहा है। तो वो उनका साथ मेरे पास नहीं था। मेरे पापा मम्मी उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको नहीं पता था, उनको जो लोग जो कह देता था वही चीज समझते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे आस पड़ोस के लोग कहते थे कि मतलब कोई वो बड़ा बड़ा फॉर्म भरता है तो उसको बोल दीजिए देखिए चपरासी का फॉर्म आया हुआ है, इसका ग्रुप डी का फॉर्म आया है। पर सर मैं इन नौकरियों को कभी छोटा नहीं समझता, बट मेरा थॉट ना हमेशा ऊपर से मेरा थॉट हाई रहा है। मुझे ये लगता था ना कि जिंदगी में अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो एक तजुर्बा लेकर जाऊंगा, और शायद इस चीज से जो निकाल सकता हूँ तो निकालने की कोशिश करूंगा। जब कोविड आया तो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं यहाँ पे ऐड करके और मेरे को एलटीजी रिपेटरी में सिलेक्शन हो गया, तो मुझे 6000 पर मंथ मिलता था, तो मैं एक खुद को सरवाइव कर पा रहा था। पर जब जब कभी घर पे बात होती थी ना, तो मैं मम्मी पापा को देखता था ना, मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं और मैं उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, और उनको जो ताने सुनने पड़ रहे हैं तो वो बहुत पेनफुल था, मेरे लिए भी बहुत पेनफुल था, उनके लिए भी बहुत पेनफुल रहा। और मेरे जो दोस्त वैसे भी थे, तो शायद मैं खुद को ये कहता हूँ अपने दोस्ती के मामले में ना बहुत अपने आप को मतलब अनलकी समझता हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो मेरे से जैसे ही आगे निकले ना तो दोस्ती खत्म हो गई। मेरे जो दो चार दोस्त थे वो जो मेरे साथ अभी तक हैं, बाकी लोग हैं कि आगे बढ़ते गए और पीछे मैं छोड़ता गया, और बहुत एक मौकरी का पार्ट रहा हूँ। लाइक मैं क्लास भी जाता था ना, तो ऑनलाइन क्लास करता था, तो 19 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मेरे जो और क्लास के थे तो उनको कुछ ना कुछ डीओपीटी वगैरह मिल गया था, तो वो लोग मेरे पे हंसते थे। तो बट मेरा ये था कि कोई बात नहीं, अभी इनका टाइम है, अपना टाइम भी आएगा। और मैं ये करता था कि मैंने जो तैयारी किया ना, तो मैं ये कभी भी ये नहीं किया कि पेपर दिया हूँ फिर मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, फिर रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर से मैं तैयारी स्टार्ट करूँ। क्योंकि होता है कि अगर आप एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो दोबारा फिर उस लेवल पे आने में बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने कभी कंसिस्टेंसी, जिस दिन से मैंने पेपर देना पढ़ाई स्टार्ट किया, और जिस दिन मेरे को फरवरी 2024 में मेरा रिजल्ट आया, एमईए मिला, उस दिन मैंने पढ़ाई को बंद किया। मेरी पढ़ाई चल रही थी, पेपर हो या नहीं हो, मुझे इतना पता था कि अगर नहीं कुछ मिलेगा तो फिर भी मुझे पढ़ना है, तो मैं फिर ये ब्रेक क्यों लूं। और मैं जैसे होता है प्रिपरेशन टाइम में सपने तो हम सब बड़े देखते हैं सर, बट ना खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं। और मैं खुद भी देखता था कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो मेरे स्कोर इतने नहीं आ रहे, कट ऑफ हाई जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना सीटें खाली जा रही है, कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेके जा रहा है। तो फिर मैं वो इंसान क्यों नहीं हो सकता, मेरे अंदर कमी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है, तो मैं 8 में था ना, तो दिस इज अ पेन और दिस इज अ कैट पढ़ना होता है बिहार बोर्ड में, ये अभी भी आप देख सकते हो। तो मैं वो पढ़कर निकला था, तो यहाँ से मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, पीक्यूआरएस, इस चीज को टैकल करना। तो मुझे इंग्लिश जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इंग्लिश में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया इंग्लिश के लिए, फिर मैं पीक्यूआरएस करना स्टार्ट किया, और फिर जीके हुआ। तो जीके के लिए मैं अपना रिसोर्सेज बहुत ही कंसाइज रखा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि एक भी बुक को 10 बार पढ़ना ठीक है, ना कि 10 बुक को 10 बार। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना और एग्जाम में वो भी गलत करके आते हैं, फिर वो तो तैयारी किसी काम की नहीं है। तो अगर 10 वर्ड ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम रीड एंड रिपीट, मेरा हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़ो, उसके बाद फिर अगले दिन रिपीट करो, देन उसके बाद आगे बढ़ो। तो जितना आप पढ़ रहे हो ना, पीक्यूआरएस का एक बेस होता है एसएससी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि अगर आपने अच्छे से पीक्यूआरएस पढ़ रखा है और थोड़े बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ओके, तो अभी सीजीएल वगैरह का तैयारी का सोच रहे हो या फिर अभी क्या प्लान है? नहीं सर, सीजीएल का तो नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरे को सीजीएल से भी एमईए 46 मिल गया, 4600, तो आगे फिर कुछ है नहीं। तो आगे फिर यही है कि अपना जो हॉबी है वही परस्यू करना है। ओके, तो अभी जैसे आपकी स्ट्रेटजी की हम बात कर ले, है ना जी, तो आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओ। जीके आता है इसमें, है ना, इंग्लिश आती है, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा? सर मैंने इंग्लिश में नीतू मैम को फॉलो किया, नीतू मैम का वॉल्यूम 1, और फिर उनका मैंने एक पेड क्लास लिया था,
तो इंग्लिश के लिए मैंने वही किया और साथ में मैंने PQRS को हमेशा एक बेस बना के चलाऊं। डेली मेरे माइंड में ये था कि मुझे 100 क्वेश्चंस, मेरे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं 100 PQRS करता था एग्जाम पैटर्न से कि इतने 10 मैंने एरर कर लिए, 10 इंप्रूवमेंट कर लिए। तो ऐसे करके 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लिया। तो जो मेरा एग्जाम का पैटर्न होता था मैं डेली उतना मैं इंग्लिश का करता था। और जीके का मैंने परमार सर को मैंने फॉलो किया था और साथ में PQRS को मैं पढ़ता जा रहा था क्योंकि SSC का बेस ही PQRS है। और मैं PQRS पढ़ने में ना मतलब एक चीज करता था कि PQRS पढ़ा, साथ में जो ऑप्शंस है तो मैं उससे क्वेश्चन बनाता था कि ठीक है, अगर है कि इतिहास के पिता कौन है तो हेरोडोटस, बाकी 3 और दे दिया कि ये अरस्तु, तो ये तो फिर मैं ये देखता था किसका ये जो है नाम है किससे रिलेटेड है, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैं उसके साथ में लिख देता था कि ये है तिन्होंने ये किया, ये है तिन्होंने ये किया। और आप अगर SSC का पैटर्न देखो जीके का तो ना ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। इवन इंग्लिश में भी है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो, ऑप्शन को भी डील करो कि ये वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है, या ये इडियम्स है तो इसका मीनिंग क्या है। तो उससे क्या होगा कि आप बाकियों से ना थोड़ा सा आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी और मतलब वो क्वेश्चन आया ना तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे और आप करोगे। और रीजनिंग का है कि PQRS जो PYQ है तो मैं वही PYQ ही रीजनिंग का कर रहा था, उससे ज्यादा कुछ करने की नीड ही नहीं है। और मैं एक चीज करता था, रीड एंड रिपीट। मेरा हमेशा से ये रहा है, रीड पढ़ो और अगले दिन उसको फिर से नया नहीं पढ़ो और उसको पढ़ो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब यूट्यूब हो गया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज भी है, साथ में बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि लोग ना तो स्ट्रेटेजी देखने जाते हैं तो वहां पे हर किसी की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो मे बी मुझे वो जो सेट करेगा वो सामने वाले को नहीं करेगा। मैंने बताया था आपको, मैं हमेशा से ही देखता आ रहा था, तो मैं देखता था तो अपनी दिमाग भी खुले रखता था कि अगर उसने बता दिया कि ये काम कर रहा हूं तो मुझे उस चीज की जरूरत है कि नहीं है, या अगर मुझे लगा कि ये चीज मेरे को एड ऑन करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में तो मैं करता था। जो चीज लगा कि नहीं है तो मैं नहीं करता था। बट मैं एक इंटरव्यू डेली मेरा शेड्यूल था, जब तैयारी कर रहा था देखता था। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, तो फिर ये लगता था कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरा 2019 में मैं कोई भी सीट मतलब आउट ऑफ मेरिट था, तो यहाँ फिर 20 में भी मैं आउट ऑफ मेरिट था। फिर 2022 में SSC स्टेनो में मेरा 800 समथिंग था, मुझे CBIC ग्रेड C मिला। तो वहां से फिर मैंने फिर ये देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ जिससे मेरी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही है। फिर मैंने उन सारी चीजों को मैं मॉक लगाता था, तो मॉक में मेरे जो क्वेश्चंस गलत होते थे तो मैं एक नोटबुक रखता था, तो मैं साइकोलॉजी भी लिखता था कि जब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं क्या सोच रहा था जिसके कारण मेरा वो गलत हो गया। तो मैं वो लिख देता था कि मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, या जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मैंने गलती से कर दिया, या कोई वर्ड है तो उसको एंटोनिम्स पूछा है मैंने उसका सिनोनिम्स मार दिया। तो मुझे ये भी लिखता था कि यहाँ पे ध्यान से ऊपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने तब आंसर करना है। फिर पेपर में पैनिक नहीं होना। कभी कभी होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा रहता है तो हम लोग उसको करने के चक्कर में और ज्यादा टाइम चला जाता है, फिर हम पैनिक कर जाते हैं। मे बी हम उस समय 45 या 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट पैनिक होने से और ज्यादा ही होता है कि और हमारी मतलब हमारा जो पेपर वो खराब हो जाता है। तो काम एंड कंपोज होकर उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और फिर पेपर मॉक से ही ये सब प्रोसेस जो है वो सीखा जाता है। और साथ में कि मैं सारा एग्जाम, भले ही मैं स्टेनो का करता था बट मैं एग्जाम सबका देता था, क्योंकि SSC का एक पैटर्न है, जो CGL में आता है, वो CHSL में आता है, वो MTS में आता है, वो सबका आता है। तो अगर आप सारे एग्जाम में बैठते हो तो SSC से बेहतर कोई मॉक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया था, मैंने इस चीज पे वर्क नहीं किया, मेरा ये चीज इंप्रूव हुआ है। तो मैं एक लिस्ट बनाता था, स्ट्रॉन्ग साइड लिखता था एक साइड और वीक एरिया लिखता था एक साइड। फिर मैं कोशिश 1 वीक का टाइम देता था कि इस वीक एरिया को, जो मेरा जो कॉलम है, इसको धीरे धीरे करके मेरे को स्ट्रॉन्ग वाले साइड में भेजना है। तो जैसे RCS कभी मेरे वीक साइड में होता था तो उसको मैंने फिर स्ट्रॉन्ग साइड में डाला, डेली मैं प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे करते करते अगर स्टार्टिंग में मेरी 20 वीक एरियाज थी तो लास्ट टाइम पे ना एग्जाम के टाइम पे वो 1-2 बचते थे। तो ऐसा ही था। तो जो नए बच्चे हैं उनको अभी स्टेनो के बारे में मतलब कब से शुरू कर देना चाहिए सीखना, और कितना समय मतलब सीखी जा सकती है स्टेनो? सर अभी भी काफी सफिशिएंट टाइम है। अगर बेसिक 3 से 4 महीने में क्लियर हो जाता है, उसके बाद स्पीड बिल्डिंग में 4 से 5 महीने लगते हैं। तो अगर जिनका भी रिटर्न अच्छा है, अक्टूबर में पेपर है, तो मे बी जनवरी में स्किल टेस्ट होगा, तो 80 वर्ड पर मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और एक बात मैं फिर से कहूंगा, ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी का एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कोई लोग 2 साल 4 साल में भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई लोग
जिनमें जुनून और जज्बा होता है ना, और नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, तो 2-4 महीने में भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये हम पे, हम उस चीज को कैसे लेते हैं और कैसे उससे टैकल करते हैं। अभी जो लास्ट में कुछ चीजें छूट गई हो अपनी जर्नी से, कुछ बताना चाह रहे हो? आपको लग रहा है कि अभी मुझे मौका मिला है कि हम इतने लोगों के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात आप बताना चाह रहे हो जिनसे काफी सारे बच्चे हैं वो मोटिवेट हो, या फिर कुछ भी मैसेज लास्ट में क्या देना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब मेहनत कीजिए। मेहनत, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है। और खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ना अगर आप, जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, पढ़ने में भी ऑनेस्ट, पेशेंस, परसिवरेंस एंड हार्डवर्क, इन तीनों को कंबाइंड करके, और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार अगर आप रास्ते से भटक रहे हैं, तो अपने माँ पापा का एक फेज, अपना उनका फेस याद कीजिए कि वो जो आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो आपको बहुत मुश्किल से कुछ पैसे जुटा कर दे रहे हैं कि मेरा बेटा मतलब कि कुछ करेगा, बहुत सारा कर्ज होता है। तो कभी भी हम लोगों को सेल्फिश नहीं होना है कि खुद के बारे में सोचना है। मैं भी कुछ टाइम के लिए सेल्फिश था, मैं थिएटर, एक्टिंग, इन चीजों को देख रहा था, और अपने परिवार की जो मजबूरियां हैं तो वो कहीं ना कहीं मैं इग्नोर कर रहा था। तो वो प्लीज आप लोग मत कीजिए, और बस उनके चेहरे पे स्माइल के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, और जितना सोशल मीडिया साइट्स है, तो इन चीजों को आप बाद में भी इंजॉय कर सकते हैं। अब फेसबुक कहीं नहीं जा रहा, ट्विटर कहीं नहीं जा रहा, रील्स कहीं नहीं जा रहे, उसको हम 5 साल बाद भी देख सकते हैं, बट हमारा जो एक फिक्स एज है ना, वो जा रहा है, जिसको हम कभी पीछे नहीं ला सकते हैं। और जो है ना कि हर साल कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। तो अगर मतलब समझिए कि अगर आप 70% की अपनी जर्नी तय कर ली है, तो उस 30% जाना इजी है, ना कि पीछे आना। तो जब तक, अगर आपने जिस दिन से सोचा है मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो उस दिन से पागलों की तरह मेहनत कीजिए, चाहे आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो। बट अगर आपके अंदर पागलपन होगा और आपके प्रिपरेशन में पागलपन होगा, तो आप, मैं लिख कर देता हूँ, जो सबसे पहले बैठा हुआ होगा ना, उनको आप बीट करोगे। जो लोग मेरे पे हंसते थे, आज मैं उनसे बहुत आगे निकल गया। इसलिए नहीं निकल गया कि मैं उनको गालियां अगर देता ना, करे वो लोग क्या कर लिया ऐसे वैसे, तो मैं कभी नहीं आगे बढ़ पाता। तो है कि अपनी बातों से किसी को जवाब नहीं दीजिए, उनका टाइम है बोलने का, बोलने दीजिए। अपनी सक्सेस से उनको जवाब दीजिए, और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट, थैंक यू अश्विन फॉर कमिंग, थैंक यू एंड सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। हम चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करें कि आप बहुत बड़े एक्टर बने, ताकि आगे चल के हम भी बोल पाए कि हम मिले हुए हैं इनसे। ओके, आई होप साथियों, इनकी कहानी से, इनके स्ट्रगल से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिस तरीके से अश्विन भाई ने आप सभी लोगों के सामने अपनी बातें रखी। तो यहाँ तक वीडियो देंगे, थैंक यू सो मच। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, आपके कोई भी सजेशंस होते हैं, हमें आप डायरेक्ट हमें कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो। चलिए, यहाँ तक वीडियो देंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।